हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम रीड करेंगे एक और एडवांस्ड एडिटोरियल और इसके थ्रू इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश ग्रामर को, वोकैबुलरी को और साथ ही साथ रीडिंग स्किल को। तो ये आज का वीडियो थोड़ा एडवांस्ड लेवल का होगा, ट्रांसलेशन डिफ़िकल्ट होगी और वर्ड मीनिंग काफ़ी सारे हैं अच्छे लेवल के। तो पूरा देखना वीडियो को और पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखना, बिकॉज एडवांस्ड लेवल की इंग्लिश है तो एडवांस्ड लेवल का माइंड भी चाहिए और एडवांस्ड लेवल की हिंदी भी होगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो किस बारे में ये एडिटोरियल है? फ्लॉड ऑर्डर। ऑर्डर मतलब आदेश, और आदेश कैसा है? फ्लॉड है। फ्लॉड मतलब दोषपूर्ण या फिर त्रुटिपूर्ण। त्रुटि मतलब होता है कोई कमी, एरर। तो कोई भी चीज जिसमें कोई फ्लो हो, फ्लो मतलब कोई कमी पेशी, एरर, गलती, तो उससे बना फ्लॉड। फ्लॉड यहाँ पे काम करेगा एडजेक्टिव का, जिसको आप बोल सकते हो दोषपूर्ण या त्रुटिपूर्ण, जिसमें गलती हो, तो ऐसा आदेश। ऑन द ट्रांसफर ऑफ द करूर स्टैम्पिड केस टू द सीबीआई। ये जो करूर भगदड़ वाला केस है, तो ये सीबीआई को ट्रांसफर किया है, तो इस पर है एडिटोरियल। तो ऑन द ट्रांसफर, ट्रांसफर पर। वर्ड मीनिंग याद कर लोगे, स्टैम्पिड भगदड़, फ्लॉड मतलब दोषपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जिसमें गलती हो, और इसमें कुछ नहीं है, दोनों पुराने वर्ड है हमारे। इसके नीचे सब हेडिंग, द ट्रांसफर ऑफ द करूर केस। ये जो करूर केस का ट्रांसफर है, और कहाँ पर? टू द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी कि सीबीआई को। रेजिज, तो ये उठाता है, रेज मतलब उठाना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। और यहाँ ट्रांसफर सब्जेक्ट, तो ये सारा का सारा सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें मेन ट्रांसफर की बात हो रही है। तो ये स्थानांतरण, ये ट्रांसफर उठाता है क्वेश्चंस, सवाल। कैसे सवाल उठाता है? ट्रबलिंग यानी कि चिंताजनक, प्रॉब्लमैटिक, प्रॉब्लम खड़े करने वाले, परेशानी खड़े करने वाले। तो ट्रबलिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है। सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट। वर्ड मीनिंग देखो, ट्रबलिंग परेशानी खड़े करने वाला, चिंताजनक। दूसरा याद कर लोगे, रेज उठाना। और इसमें कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल वर्ड है। अभी देखेंगे फर्स्ट पैराग्राफ। और वीडियो अगर पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, इट्स अ रिक्वेस्ट, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं वीडियोस बनाता हूँ। मेरे कम से कम 4 से 5 घंटे लग जाते हैं एक वीडियो को बनाने में। तो आप लोग 10-15 मिनट देख के चले जाते हो, बट एटलीस्ट जो आपके लिए फ्री में इतनी मेहनत कर रहा है, तो कुछ तो क्रेडिट देना बनता ही है। तो शेयर भी जरूर किया करें, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करना, और मेरी सभी वीडियोस भी वॉच करना, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। और आज के जो वर्ड मीनिंग है वो मैंने ऐड कर दिए हैं एडिटोरियल वोकैबुलरी वाली पीडीएफ में, वर्ड नंबर 382 से। तो अभी हम साथ साथ ये वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे, ठीक है। और ये पीडीएफ मेरे कोर्स के अंदर गिवन है, और मैं इंग्लिश ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, आप सब जानते ही हो, बिल्कुल बेसिक से लेकर बिल्कुल एडवांस्ड लेवल तक, जिसमें 4500 से ज़्यादा वर्ड मीनिंग भी है, इंग्लिश के सारे स्ट्रक्चर्स, रूल्स कवर अप किए हैं, स्पीकिंग भी है, सब कुछ है। तो अगर ज्वाइन करना है तो डाउनलोड कर लेना बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। बाकी डिटेल आपके सामने लिखी हुई है। तो अभी हम आगे देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ। यहाँ पे लिखा है मोर देन 2 वीक्स, 2 हफ्तों से ज़्यादा, हैव पास्ड बीत चुके हैं। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, पास्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव लगी हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट। तो 2 हफ्तों से ज़्यादा का समय बीत गया है। सिंस, अब ये सिंस बता रहा है अभी कब से, ये हमारा टाइम इंटेंस का कॉन्सेप्ट। कब से इतना समय बीत गया? 41 पीपल डाइड, जो ये 41 लोग मरे थे, इनके बाद से। आफ्टर, किसके बाद मरे थे? आफ्टर लगा के बता रहे हैं अ क्राउड क्रश, ये जो क्राउड का कुचलना था, क्रश मतलब यहाँ पे कुचलने से है, और भीड़ मतलब वहाँ पे भगदड़ मच गई थी। क्राउड क्रश मतलब भीड़ का भागना, इधर उधर होना, कुचल देना एक दूसरे को, तो वो सेंस है। तो भगदड़ के बाद 41 लोग जो मर गए थे, उसके बाद से 2 हफ्ते से ज़्यादा का समय बीत चुका है। और कौन सी क्राउड क्रश, कौन सी भगदड़? एट अ पॉलिटिकल रैली, राजनीतिक रैली में। किसकी रैली? ऑफ एक्टर पॉलिटिशियन विजय की, एंड हिज पार्टी, और उसकी पार्टी की। और पार्टी कौन है? कॉमा डाल के बता रहे हैं, द तमिलागा वेत्री, जो भी ये लिखा है पढ़ लेना अपने आप, मुझे नहीं पता, ठीक है। काजहागम, हो सकता है मैं गलत प्रोनाउंस कर दूं, तो अपने आप देख लेना। इन करूर, करूर में। ये हो गया पहला सेंटेंस। मेन टेंस हमारा यूज हुआ प्रेजेंट परफेक्ट। वर्ड मीनिंग इसमें याद कर लोगे, क्रश, क्रश मतलब होता है कुचलना, पास मतलब बीत जाना। और इसमें कुछ नहीं है, आगे देखते हैं। येट, फिर भी, कह रहे इतना समय बीत जाने के बाद भी, कह रहे येट, फिर भी,
फार फ्रॉम इस्टेब्लिशिंग कल्पेबिलिटी, अच्छा वर्ड आ रहा है। क्या होता है कल्पेबिलिटी? जिसको आप बोलते हैं दोष। अच्छा वर्ड है, इसको आप याद करेंगे, जरूर करेंगे। एक आपने वो भी वर्ड पढ़ा होगा, मैंने आपको पहले 3 तरह की हत्याएं बताई थी, जिसमें एक था कल्पेबल होमिसाइड, कल्पेबल से बना हुआ है। कल्पेबिलिटी क्या मतलब हुआ इसका? दोष, अपराधिता, गलती की जिम्मेदारी। तो यहाँ पे आप अपराधिता या दोष की सेंस निकाल सकते हो। बाकी आप पढ़ लेना, आपके सामने लिखा है। ये रहे इसके सिनोनिम, ये रहे इसके एंटोनिम्स, इनको पॉज करके पढ़ लो। और ये रहे इसके 5 एग्जाम्पल्स इन हिंदी एंड इंग्लिश। क्लियर? अब आओ वापस। फार फ्रॉम मतलब दूर, किसी चीज से बहुत दूर। तो फार फ्रॉम इस्टेब्लिशिंग कल्पेबिलिटी यानी कि दोष सिद्ध करने की बजाय या दोष सिद्ध करने से कहीं दूर। अगर आप इसको लिटरल मीनिंग ना देख के अगर पूरा सेंस देखो तो इसका ये मतलब है कि भाई ये लोग दोष जो है वो सिद्ध नहीं कर रहे हैं भी किसकी गलती है, ये इस्टेब्लिश नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अपराधिता को या दोष को। तो फार फ्रॉम इस्टेब्लिशिंग कल्पेबिलिटी, ये जो अपराधिता है, दोष है, इसको सिद्ध करने की बजाय द जुडिशियल रिस्पॉन्स, ये जो न्यायिक प्रतिक्रिया है, तो इसमें रिस्क्स, तो खतरा है, खतरा पैदा होता है। अब ये जो जुडिशियल रिस्पॉन्स है मतलब जो अदालत का जो रिस्पॉन्स है, उनका जो जवाब है, उनकी जो प्रतिक्रिया है, रिस्क्स, तो ये खतरे में डालती है। तो किस चीज़ का खतरा होता है? प्रायोरिटाइजिंग का। प्रायोरिटाइज का मतलब होता है प्राथमिकता देना, पहल देना, किसी को ज़्यादा तवज्जो देना या उनको ज़्यादा ही अहमियत देना, प्रायोरिटाइज। तो किसको प्रायोरिटाइज देने का खतरा होता है जुडिशियल रिस्पॉन्स में? पॉलिटिकल नैरेटिव को, ओवर मतलब बजाय की फैक्चुअल इंक्वायरी को। फैक्चुअल इंक्वायरी हो गया तथ्यात्मक जांच, मतलब फैक्ट के अकॉर्डिंग जो जांच होती है। और दूसरा है पॉलिटिकल नैरेटिव, नैरेटिव मतलब कहानी, दृष्टिकोण। तो जो राजनीतिक कहानी है ना, कह रहे हैं उसको प्रायोरिटाइज करने का रिस्क है, उसको प्राथमिकता देने का रिस्क है, बजाय कि फैक्चुअल इंक्वायरी ये की जाए। अब आप इसका हिंदी निकाल सकते हो कि दोष सिद्ध करने की बजाय जुडिशियल रिस्पॉन्स जो है इसमें तथ्यात्मक जांच की बजाय राजनीतिक कहानी को प्राथमिकता देने का खतरा है। थोड़ा सा लैंग्वेज डिफिकल्ट है, मैंने आपको पहले कहा है, ये कोई पहली दूसरी क्लास का लेवल नहीं है। हिंदी भी डिफिकल्ट होगी, इंग्लिश भी डिफिकल्ट होगी, और इतना हाई लेवल पढ़ रहे हो तो दिमाग भी ऐसा होना चाहिए जो कॉन्टेक्स्ट को पकड़ जाए, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा ब्रेक करके बता भी दिया। तो यहाँ पे सीधा सा अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो जो ये जुडिशियल रिस्पॉन्स है, न्यायिक जवाब या न्यायिक जो भी उनका प्रतिक्रिया है, तो उससे कह रहे हैं खतरा पैदा होता है। किसका खतरा? कि ऐसा ना हो कि फैक्ट्स को तो देखा ही नहीं और जो पॉलिटिकल नैरेटिव चल रहे हैं उसको प्राथमिकता दे दी, फैक्ट के आधार पे तो डिसीजन लिया नहीं, जो राजनीतिक कहानियां चल रही हैं उसके आधार पे डिसीजन ले लिया, तो ऐसा खतरा हो सकता है। तो ये इन्होंने कहा। इसके बाद आओ नेक्स्ट, और इसमें जो रूल यूज हुए हैं वो है ये जुडिशियल रिस्पॉन्स हमारा सब्जेक्ट, रिस्क होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस लगा दिया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वर्ड मीनिंग देख लो, जुडिशियल इज न्यायिक, रिस्पॉन्स मतलब जवाब या प्रतिक्रिया, प्रायोरिटाइज का मतलब होता है प्राथमिकता देना, पहल देना, पॉलिटिकल नैरेटिव मतलब राजनीतिक कहानी, फैक्चुअल इज तथ्यात्मक, फैक्ट्स के अकॉर्डिंग जो इंक्वायरी इज जांच, ओवर मतलब उस चीज के बजाय। इसके बाद देखो नेक्स्ट पैराग्राफ, ऑन अक्टूबर 13, 2025, 13 अक्टूबर 2025 को द सुप्रीम कोर्ट्स ऑफ इंडियाज इंटरवेंशन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो हस्तक्षेप है, दखलंदाजी है, कोमा डाला हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये जो दखलंदाजी है वॉज मेंट, ये थी। अब ये हमारा लेसन आता है मेंट टू वाला, वर्कबुक पार्ट 3 का लेसन है, जिसका मतलब क्या होता है, कोई चीज किसी पर्पस के लिए है। जैसे टीचर्स आर मेंट टू टीच, टीचर्स बनाए जाते हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन इसका हिंदी ये नहीं निकालोगे कि बनाए जाते हैं, लेकिन सेंस वही होती है, बिकॉज मेंट यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये इंटरवेंशन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब मैं बोल रहा हूँ टीचर्स आर मेंट टू टीच, टीचर्स होते हैं पढ़ाने के लिए, यानी कि पढ़ाने के उद्देश्य के लिए, उसके पर्पस के लिए। बुक्स आर मेंट टू बी रेड, किताबें बनाई जाती हैं पढ़े जाने के लिए, राइट। दिस लैपटॉप इज मेंट टू टीच यू, ये लैपटॉप बना हुआ है आपको पढ़ाने के लिए या फिर आपको पढ़ाने के उद्देश्य से है। तो जब भी आपको बताना है कोई चीज़ किसी पर्पस के लिए है तो आप यूज़ कर सकते हैं मेंट टू। ऐसे ही ये जो सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप है इनका,
दखलंदाजी जो है, तो वॉज मेंट टू, ये थी, किस पर्पस के लिए थी, रिस्टोर ऑर्डर, व्यवस्था को पुनः स्थापित करने के लिए। रिस्टोर मतलब दोबारा से सेट करना, स्थापित करना, ऑर्डर मतलब व्यवस्था। तो कुछ तो बिगड़ा होगा, कह रहे हैं आफ्टर प्रोसीजरल डिसएरे। डिसएरे का मतलब होता है डिसऑर्डर, क्योज, उथल पुथल, अराजकता, बिगड़ना। और ये कैसा बिगड़ा हुआ है, प्रोसीजरल मतलब प्रोसीजर से जुड़ा हुआ, जिसको आप हिंदी में बोल सकते हैं प्रक्रियात्मक, प्रक्रिया से जुड़ा हुआ। तो प्रक्रिया से जुड़ा हुआ जो ये डिसऑर्डर है, अव्यवस्था है, जो हर चीज़ बिखरी पड़ी है, और कहाँ पे, एट द मद्रास हाई कोर्ट। तो मद्रास हाई कोर्ट में कुछ प्रोसीजरल डिसएरे हुआ होगा, मतलब प्रोसीजर में कुछ गड़बड़ हुई होगी। तो कह रहे इसके बाद उसको स्थापित करने के लिए, उस डिसएरे को, उस डिसऑर्डर को ऑर्डर में लाने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन था, ठीक। और ऑस्टेंसिबली का मतलब होता है ऊपरी तौर पर या स्पष्ट रूप से, ठीक है, जो मतलब ऊपर से तो कुछ और दिख रहा है लेकिन पीछे कुछ और ही चल रहा है, इसको बोलते हैं ऑस्टेंसिबली। और ये कौन सा हस्तक्षेप, ट्रांसफरिंग, ट्रांसफर करने का इन्वेस्टिगेशन को टू द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई को। एंड और कौन सा इंटरवेंशन, अपॉइंट करने का, नियुक्त करने का अ सुपरवाइजरी कमेटी, एक निगरानी समिति को। तो दो चीजें हुई है, एक है ट्रांसफर किया है इन्वेस्टिगेशन को, किसको करा, सीबीआई को। दूसरा बोला नियुक्त किया है सुपरवाइजरी कमेटी को, निगरानी समिति को, जो निगरानी रख सके। तो ये चीज, तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करा, एक ट्रांसफर करके और एक सुपरवाइजरी कमेटी को बनाकर। तो ये हस्तक्षेप स्पष्ट रूप से या ऊपरी तौर पर या कथित तौर पर था, रिस्टोर करने के लिए व्यवस्था को, एक प्रक्रियात्मक अव्यवस्था के बाद मद्रास हाई कोर्ट में। सिंपल। अभी आओ नेक्स्ट, द कोर्ट्स मूव, कोर्ट का जो कदम है, सीम्स टू हैव अराइजन, तो ये उठा है। ये हमारा लेसन है, देखो सीम टू हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वीडियो नंबर अगेन 127 टू 132 एडवांस्ड, बार बार ये कॉन्सेप्ट आते हैं। और मूव मतलब कदम, ये आ गया अपोस्ट्रोफ एस, तो इसका सिंपल इंग्लिश होता है इट सीम्स दैट, ऐसा लगता है कि कोर्ट्स मूव हैज़ अराइजन, कि ये जो कोर्ट का कदम है ये उठा है। और एडवांस में बोल दिया कोर्ट्स मूव सीम टू हैव अराइजन, ऐसा लगता है कि ये कदम उठा है कोर्ट का, बिकॉज ऑफ, के कारण, किसके कारण उठा है, द शार्प रिमार्क्स, ये जो तीखी टिप्पणियां हैं, बाय अ सिंगल जज, एक सिंगल जज के द्वारा एट द मद्रास हाई कोर्ट में, अबाउट मिस्टर विजय एंड द टीवी के, तो मिस्टर विजय और टीवी के बारे में। तो कोई मद्रास हाई कोर्ट का जज है कोई, तो इसने इन दोनों, इनके विजय और टीवी के जो पार्टी है इसके बारे में शार्प रिमार्क्स करे हैं, तो इसकी वजह से ये कोर्ट का मूव उठा है। परहैप्स अनवारंटेड, अब ये रिमार्क्स के बारे में बता रहे हैं, कमेंट्स के बारे में। परहैप्स मतलब शायद, अनवारंटेड मतलब अनुचित, कि शायद वो अनुचित थे, मतलब जो जायज नहीं थे, आवश्यक नहीं थे, कहने की कोई जरूरत नहीं थी, तो इसको बोला अनवारंटेड, अनुचित, इनएप्रोप्रिएट। सिंपल हो गया यहाँ तक। अब दोबारा मतलब निकालो, कोर्ट का कदम लगता है कि उठा है शार्प रिमार्क्स की वजह से, जो कि शायद अनुचित थे, तो ये किसके द्वारा थे, एक सिंगल जज के द्वारा मद्रास हाई कोर्ट के मिस्टर विजय और टीवी के बारे में। नाइदर ऑफ होम, कह रहे जिसमें से कोई भी नहीं, वॉज था, अ पार्टी, एक पक्ष या पक्षकार। अब पता है आपको कोर्ट में एक पार्टी होती है, दूसरी पार्टी होती है, तो कह रहे हैं इन दोनों में से कोई भी एक पार्टी नहीं था। तो ये हमारा नाइदर ऑफ का लेसन है। नाइदर ऑफ हम दो के बारे में यूज करते हैं, ना ये ना वो। तो नाइदर ऑफ होम, जिनमें से कोई भी, वॉज नहीं था, अ पार्टी एक पक्ष, इन अ केस, एक केस में, कौन सा केस, अबाउट रैली प्रोटोकॉल, रैली प्रोटोकॉल के बारे में, दैट जो डिड नॉट डायरेक्टली कंसर्न द करूर इंसिडेंट, जो सीधा सीधा करूर घटना से संबंधित नहीं है, उससे कंसर्न नहीं है या नहीं था, पास्ट है। तो दैट यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है, डिड नॉट लगा है, कंसर्न यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डायरेक्टली सीधा सीधा, और दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, और ये बता रहा है केस के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन। सिंपल। तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में हमारे लगभग 4 से 5 रूल यूज हुए। पहला सीम का लेसन, दूसरा नाइदर ऑफ का लेसन, तीसरा वॉज नॉट अ पार्ट, ये नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर, चौथा दैट रिलेटिव प्रोनाउन, पांचवा दैट डिड नॉट कंसर्न पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। वर्ड मीनिंग देख लो। पहला अनवारंटेड, अनुचित, जो
अप्रोप्रिएट ना हो, परहैप्स मतलब शायद, रिमार्क्स मतलब टिप्पणियाँ, शार्प मतलब तीखा, प्रोटोकॉल यानी कि नियम कायदे कानून, जैसे रैली के नियम कानून हो गए उनको बोल दिया रैली प्रोटोकॉल, पार्टी मतलब पक्ष या पक्षकार, और कंसर्न मतलब चिंता, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब किसी से जुड़े हुए होने की बात हो रही है, और ये नाइदर ऑफ का लेसन, और इंसिडेंट मतलब घटना। ठीक है, तो कह रहे हैं विच फेल अंडर द मदुरई बेंच जुरिस्डिक्शन, तो विच या रिलेटिव प्रोनाउन है, इस केस के बारे में बता रहे हैं। तो कह रहे हैं विच फेल जो था किसके अंदर, मदुरई बेंच के अधिकार क्षेत्र के, जुरिस्डिक्शन होता है अधिकार क्षेत्र। नेक्स्ट, बट लेकिन द कोर्ट हैज़ क्रिएटेड न्यू प्रॉब्लम्स, लेकिन कोर्ट ने नई प्रॉब्लम्स पैदा कर दी हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इट हैज़ ग्रांटेड, इसने प्रदान कर दी है, इट यहाँ कोर्ट के लिए यूज़ किया गया है, प्रोनाउन का काम करेगा, इट सब्जेक्ट भी है, ग्रांट मतलब प्रदान करना, देना, स्वीकार करना, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इट हैज़ ग्रांटेड, इसने प्रदान कर दिया, स्वीकार कर लिया है, द पिटिशनर्स डिमांड्स, याचिकाकर्ता की मांगों को, कौन सी मांग, फॉर अ सीबीआई इन्वेस्टिगेशन एंड जुडिशियल सुपरविजन, तो सीबीआई की जांच की जो इनकी मांग थी, और एक जुडिशियल सुपरविजन की यानी कि न्यायिक निगरानी की, तो ये मांग ग्रांट कर दी है पिटिशनर की, किसने, कोर्ट ने। एज इंटरिम रिलीफ, अंतरिम राहत के रूप में, सिंपल, येट फिर भी, द मेजर्स आर इरिवर्सिबल, ये जो उपाय हैं, मेजर्स मतलब उपाय, आर इरिवर्सिबल, तो ये वापस नहीं हो सकते हैं, यानी कि एक बार जो कोर्ट ने फैसला दे दिया तो दे दिया, इसलिए बोला ये जो उपाय हैं इरिवर्सिबल है, वापस नहीं हो सकते हैं। इरिवर्सिबल यहाँ पे एडजेक्टिव है, मेजर्स यहाँ सब्जेक्ट है, आर लगा है, नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर। नेक्स्ट वन, वंस एक बार, द सीबीआई फाइल्स अ चार्जशीट, कह रहे हैं सीबीआई अगर दाखिल कर देती है चार्जशीट को, आरोप पत्र को, तो देयर कैन बी नो रिवर्जन, तो कोई भी वापसी नहीं हो सकती है, टू स्टेट पुलिस इन्वेस्टिगेशन, यानी कि जो स्टेट पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी तो इसमें अब कोई रिवर्जन नहीं होगा, मतलब इनको अब इन्वेस्टिगेशन करनी ही पड़ेगी अगर सीबीआई एक बार फाइल कर देती है आरोप पत्र को। सिंपल है ये भी। नेक्स्ट वन, द कोर्ट्स रैशनल, कोर्ट का जो रैशनल है, रैशनल का मतलब होता है धारणा, तर्क, ठीक है, जो भी आधार कह सकते हो, और सिंपल भाषा में तर्क कह सकते हो, ठीक है, इन्होंने कोई तर्क दिया हुआ कोर्ट ने, तो कोर्ट्स रैशनल, कोर्ट का जो तर्क है, फॉर द सीबीआई ट्रांसफर, सीबीआई ट्रांसफर का मतलब उन्होंने जो सीबीआई को केस ट्रांसफर करा है तो उसके पीछे उन्होंने कोई तर्क दिया है, तो वही कह रहे कोर्ट का जो तर्क है सीबीआई ट्रांसफर का, इज इक्वली प्रॉब्लमैटिक, तो ये भी उतना ही प्रॉब्लमैटिक है। प्रॉब्लमैटिक समझ रहे हो, ट्रबलसम, ट्रबलिंग यानी कि प्रॉब्लम पैदा करने वाला। नेक्स्ट है इट साइट्स, तो वह हवाला देता है, मतलब ये जो तर्क है ना कोर्ट का तर्क, तो इसके लिए इट लगाया है, तो इट साइट्स यह हवाला देता है या उद्धृत करता है, साइट हमारा पुराना वर्ड है, मतलब किसी चीज़ की तरफ एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देना, ठीक है, कोई भी रियल लाइफ जो घटना घटी है उसका हवाला देना, ठीक है, उसको बोलते हैं साइट करना, और दूसरा इसका बताना भी आप बोल सकते हो। तो इट साइट्स यह उद्धृत करता है, यह बताता है, ये इशारा करता है, यह संदर्भ देता है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का, कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कह रहे हैं, बाय सीनियर स्टेट्स ऑफिशियल्स, इनके द्वारा, एज अटेम्प्ट्स प्रयास के रूप में, इसमें ध्यान देना, साइट एज अटेम्प्ट्स इसका मतलब हो गया प्रयास बताना, तो यह जो तर्क है मतलब यह तर्क या कोर्ट बताता है इस चीज को प्रयास के रूप में, मतलब जो ये सीनियर स्टेट ऑफिशियल्स हैं, वरिष्ठ स्टेट के अधिकारी, तो इनके द्वारा कह रहे हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही है ना, तो कह रहे हैं ये प्रयास हैं, किस चीज़ का प्रयास है, एक्सेनोरेट करने का, मतलब दोष मुक्त करने का सबऑर्डिनेट्स को, सबऑर्डिनेट्स होते हैं जो अधीन होते हैं किसी के, मतलब किसी के अंडर काम करते हैं, जो किसी के अंडर आते हैं, जो उनके हेल्पर्स होते हैं, तो इनको बोलते हैं सबऑर्डिनेट्स। तो ये जो सीनियर स्टेट ऑफिशियल्स हैं इनके जो नीचे वाले हैं, तो उनको दोष मुक्त करने के लिए ये प्रयास है, ऐसा बताया उसने। अब हिंदी आराम से निकाल सकते हो कि वह कोर्ट जो है इसने संदर्भ दिया या बताया स्टेट के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को प्रयास, कैसा प्रयास बताया, दोष मुक्त करने का अपने सबऑर्डिनेट्स को, मतलब उनको बचाने का प्रयास। कोमा डाल के इसका रिजल्ट बता रहे हैं, कास्टिंग अ डाउट, जिससे एक डाउट पैदा होता है, ऑन इन्वेस्टिगेटिव
इम्पार्शियलिटी पर। जो ये इन्वेस्टिगेटिव मतलब जांच से जुड़ी, इम्पार्शियलिटी मतलब निष्पक्षता, तो जांच की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा होता है, डाउट खड़ा होता है या डाउट पैदा होता है। कास्ट मतलब होता है किसी चीज़ का पैदा होना, ठीक है, जैसे या फिर उड़ेलना। कास्ट जैसे हम बोलते हैं डू गुड एंड कास्ट इट इनटू द रिवर, नेकी कर दरिया में डाल, तो डालना तो कास्ट करना, और कास्ट डाउट मतलब डाउट पैदा होना। वर्ड अच्छा है इसमें पहला एक्सेनोरेट, दोष मुक्त करना, ये हमने 800 वर्ब में भी किया था। अटेम्प्ट्स मतलब प्रयास, इम्पार्शियलिटी निष्पक्षता, और इन्वेस्टिगेटिव इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा हुआ एडजेक्टिव है। कास्ट अ डाउट, डाउट पैदा होना। सबोर्डिनेट्स जो किसी के नीचे अधीन होते हैं। नेक्स्ट है रैशनल यानी कि तर्क। रिवर्जन मतलब वापसी, और मेजर्स इज उपाय। इरिवर्सिबल जो वापस न हो सके। जुरिस्डिक्शन अधिकार क्षेत्र। सुपरविजन निगरानी। जुडिशियल इज न्यायिक। ग्रांट इज प्रदान करना। पिटिशनर याचिकाकर्ता। इसके आगे बट लेकिन दिस अमाउंट्स टू, तो कह रहे हैं लेकिन यह इक्वल है। अब ये पढ़ो अमाउंट टू, ये हमारा अमाउंट टू का चैप्टर, जिसका मतलब होता है बराबर होना, इक्वल होना। तो दिस अमाउंट्स टू ये बराबर है, किसके बराबर है? अ गैंग ऑर्डर, सॉरी गैग ऑर्डर, गैग ऑर्डर के समान है, उसके बराबर है। ऑन पब्लिक ऑफिशियल्स, पब्लिक ऑफिशियल्स पर। अब ये समझना, वैसे तो देखो टेक्निकल टर्म है, मेरा इससे कोई लिंक नहीं है। अ गैग ऑर्डर, गैग ऑर्डर का मतलब होता है जैसे जो भी कोई घटना घटी है तो न्यूज़ वाले चर्चा करने लग जाते हैं, मीडिया वाले, ठीक है, तो खुद ही अपनी राय दे रहे होते हैं, ये गलत है ये सही है, जबकि उनका हक नहीं बनता। ये डिसाइड करना होता है कोर्ट को। अगर कोर्ट गैग ऑर्डर दे रहा है ना, तो कोर्ट कह रहा है कि भाई ये जो ऐसी खबरें ना, ये सार्वजनिक तौर पे मत चलाओ, लोगों के बीच में मत चलाओ, ये कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आता है, तो कोर्ट ही फैसला करेगा, ताकि कोई निष्पक्षता ना हो, ठीक है, मतलब कोई पक्षपातपूर्ण कुछ ऐसा ना हो जाए, निष्पक्ष रहे चीज़। तो इसको बोलते हैं अ गैग ऑर्डर। वर्ड मीनिंग में डाला हुआ है, मैं दिखा दूंगा आपको, ठीक है। और पब्लिक ऑफिशियल्स हो गए सार्वजनिक अधिकारी। तो सार्वजनिक अधिकारियों पर गैग ऑर्डर के समान है ये जो बात चल रही है, ठीक है। अमाउंट टू मतलब इक्वल होना, बराबर होना। वर्ड मीनिंग देख लो पहले। एक ये था हमारा ऑस्टेंसिबली, दिखावे के तौर पर, ऊपरी तौर पर, कथित रूप से। और इसको पूरा डिटेल में पढ़ना, आपको पूरा समझ में आएगा। और ये रहे इसके सिनोनिम एंटोनिम्स, टेक अ स्क्रीनशॉट, रीड देम। और ये रहे इसके कुछ एग्जांपल्स। नेक्स्ट आ गया हमारा डिसअरे, मतलब था अव्यवस्था, गड़बड़ी, अराजकता। इसके आप ये पढ़ लो सिनोनिम्स, डिसऑर्डर, कंफ्यूजन, क्योस, मैस, टर्मोइल। नेक्स्ट वर्ड है अनवारंटेड, मतलब अनावश्यक, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, बिना वजह का। अभी आया था ना परहैप्स अनवारंटेड, शायद जो कि अनावश्यक थे, बिना वजह के थे, वो शार्प कमेंट्स। नेक्स्ट है सबॉर्डिनेट्स, मतलब हो गया अधीनस्थ, अधीनस्थ, ठीक है, किसी के अधीन काम करने वाले लोग या कर्मचारी, जो किसी के अंडर काम करते हैं। तो ये आप पढ़ सकते हो, ये रहे इसके एग्जाम्पल्स। ये वर्ड आ गया अभी हमारा अ गैग ऑर्डर, मतलब सूचना प्रतिबंध। सूचना जो भी खबर बयानबाजी है तो पब्लिकली नहीं करना, तो इसको बोलते हैं अ गैग ऑर्डर, खबर बयान पर रोक। तो ये आप डिटेल में पढ़ना, आपके सामने है, आपको और ज़्यादा स्पष्टता मिलेगी, क्लैरिटी मिलेगी। और ये रहे इसके कुछ सिनोनिम एंटोनिम्स, ये रहे इसके एग्जाम्पल्स। अभी आओ वापस, तो अब आपको ये समझ में आ गया, कह रहे हैं बट लेकिन यह बराबर है गैग ऑर्डर के पब्लिक ऑफिशियल्स पर। नेक्स्ट वन, आफ्टर द इंसिडेंट, घटना के बाद, मिस्टर विजय एंड हिज सपोर्टर्स, ये मिस्टर विजय और इनके जो समर्थक हैं, अलेज्ड, इन्होंने आरोप लगाया, कॉन्स्पिरेसी यानी कि षड्यंत्र का, साजिश का। शुड स्टेट ऑफिशियल्स रिफ्रेन फ्रॉम रिस्पॉन्डिंग टू ग्रेव एलिगेशंस। अब ये शुड स्टार्टिंग में लगा है, तो ये स्टेट ऑफिशियल्स सब्जेक्ट हो गया, रिफ्रेन फ्रॉम मतलब बचना, परहेज करना, फ्रॉम लगा है, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी कंपलसरी है। एलिगेशन मतलब आरोप, ग्रेव एलिगेशन हो गए गंभीर आरोप, रिस्पॉन्ड मतलब इनका जवाब देना, तो रिस्पॉन्डिंग टू ग्रेव एलिगेशंस गंभीर आरोपों का जवाब देना, और रिफ्रेन फ्रॉम मतलब इससे बचना। तो कह रहे हैं क्या स्टेट ऑफिशियल्स को गंभीर आरोपों का जवाब देने से बचना चाहिए? और कौन से आरोप? एम्प्लीफाइड, जो एम्प्लीफाई किए गए मतलब फैलाए गए,
अक्रॉस सोशल मीडिया पर। मेरिली टू अपील न्यूट्रल, मात्र अपीयर होने के लिए, दिखने के लिए न्यूट्रल, कि भी हम तो थे ही नहीं उसमें, सिंपल। तो ये हमारा शुड मोडाल वर्ब। इसमें भी अच्छा चीज़ यूज़ हुई है, जैसे रिफ्रेन फ्रॉम, परहेज करना, बचना। ग्रेव एलिगेशन, जिसको बोलते हैं आप गंभीर आरोप। एम्पलीफाई, जैसे रेडियो में होता है ना, एम्पलीफाई करते हो सिग्नल्स वगैरह को, तो उसको फैलाना, स्प्रेड करना। कॉन्स्पिरेसी, साजिश। मेरिली मतलब मात्र, अपीयर मतलब प्रकट होना, न्यूट्रल मतलब जो किसी भी तरफ नहीं है, बीच में है, जैसे कुछ पता ही नहीं उसको। तो नेक्स्ट लिखा है प्रेजेंटिंग फैक्चुअल एविडेंस। फैक्चुअल मतलब तथ्यात्मक, फैक्ट के अकॉर्डिंग, एविडेंस मतलब सबूत। तो कह रहे हैं प्रस्तुत करना, प्रेजेंट करना, पेश करना, सामने लाना। तो तथ्यात्मक सबूतों को पेश करना, इंक्लूडिंग फुटेज, फुटेज के साथ। शुड नॉट प्रिजुडिस, तो इसको प्रिजुडिस नहीं करना चाहिए, मतलब पक्षपातपूर्ण नहीं बनाना चाहिए इन्वेस्टिगेशन को। अब इसका मतलब ध्यान से समझना, और यहाँ ऑटोमेटिकली लिखा है, मतलब अपने आप। हिंदी ऐसा बोल सकते हो कि फैक्चुअल एविडेंस फुटेज के समेत प्रेजेंट करना जो है, तो इस चीज़ को पक्षपातपूर्ण नहीं बनाना चाहिए इन्वेस्टिगेशन को। अब मैंने ये तो बोल दिया एग्जैक्ट हिंदी, लेकिन इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि मैंने, मान लो मैं कह रहा हूँ ये रही कोर्ट को जाके कि ये रही वीडियो जिसके अंदर ये व्यक्ति ऐसे ऐसे गड़बड़ कर रहा है, और मैंने प्रेजेंट कर दिया फैक्ट के बेस्ड पे, तो इसको बोल दिया प्रेजेंटिंग फैक्चुअल एविडेंस, और इंक्लूडिंग फुटेज, क्योंकि मैंने वीडियो दिखाई। अब ऐसा नहीं है कि मैंने वीडियो दिखा दी तो कोर्ट पक्षपातपूर्ण हो गया इन्वेस्टिगेशन पे, कि ठीक है आपने दिखा दिया तो केस को हम आपके पक्ष में देते हैं, हो गया फैसला इसका, दूसरे पक्ष की बात ही नहीं सुनी पूरी। तो कह रहे हैं ऐसा ऑटोमेटिकली नहीं होना चाहिए, समझे? तो उनकी भी सुननी चाहिए। तो प्रेजेंटिंग फैक्चुअल एविडेंस शुड नॉट ऑटोमेटिकली प्रिजुडिस द इन्वेस्टिगेशन, तो इसको इन्वेस्टिगेशन को अपने आप ऑटोमेटिकली प्रभावित नहीं करना चाहिए, ये मतलब है इसका। दिस इज टू फ्लिम्सी अ ग्राउंड, ये तो बहुत ही फ्लिम्सी ग्राउंड है। ग्राउंड मतलब आधार, बेस, और फ्लिम्सी का मतलब है कमजोर। दिस इज टू फ्लिम्सी, ये तो बहुत कमजोर आधार है। फॉर अ ट्रांसफर ऑफ द केस टू द सीबीआई, सीबीआई को केस ट्रांसफर करने का। वंस डिस्क्राइब्ड, वंस कह रहे हैं एक बार, डिस्क्राइब्ड एक बार बताया गया था, वर्णन किया गया था कोर्ट के द्वारा, एज अ केज्ड पैरेट, एक पिंजरे में बंद तोते के रूप में, ऑफ द सेंटर, केंद्र के। यानी कि ये जो बता रहे हैं ना, ये जो आधार दिया गया है जो कि कमज़ोर आधार है, फ्लिम्सी ग्राउंड है, ठीक है। तो इस आधार पर सीबीआई, इसने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ट्रांसफ़र कर दिया केस को सीबीआई को। तो कह रहे हैं ये जो जिस आधार पे करा है ना, ये कह रहे वंस एक बार डिस्क्राइब्ड, बताया गया था कोर्ट के द्वारा इस चीज़ को, एक केंद्र के पिंजरे में बंद तोते के रूप में, ठीक है। और इसका ये मतलब नहीं है तोता कोई बंद हो गया, इसका मतलब है कि केंद्र उसको कंट्रोल कर रही है। नेक्स्ट वन देखो, आयरोनिकली, अच्छा वर्ड है, इसको बोलते हैं विडंबनात्मक रूप से या विरोधाभास रूप से। मतलब कोई कह तो ऐसे रहा है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए लेकिन खुद बोल रहा है, तो ये तो विडंबना होगी ना, आयरनी होगी। तो ऐसे होता है आयरोनिकली, विडंबनात्मक रूप से, या जिसको आप पैराडॉक्सिकली भी बोल सकते हो, जहाँ पे बात एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती है, काटती है। तो ऐसे ही आयरोनिकली, विरोधाभास रूप से, द कोर्ट साइटेड, कोर्ट ने संदर्भ दिया, हवाला दिया। किसका हवाला दिया? स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अदर्स वर्सेस द कमेटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट वेस्ट बंगाल एंड ऑरिस। तो ये कोई चीज़ होंगे, मतलब केस कुछ या कुछ भी है, तो ये सारे की बात हो रही है। मैं इसको एक बार हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ तक, ठीक है। तो कह रहे हैं कोर्ट साइटेड, कोर्ट ने हवाला दिया इस चीज़ का, कोई केस होगा तो इस चीज़ का हवाला दिया। विच वॉर्न्स, जो चेतावनी देता है, तो ये जिस चीज़ का हवाला दिया है ना, तो कह रहे हैं जो वॉर्न्स, चेतावनी देता है, वॉर्न इज चेतावनी देना, विच या रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज़ किया गया इस चीज़ के लिए। तो कोर्ट हवाला देता है इसका, जो चेतावनी देता है अगेंस्ट, किसके विरुद्ध? ऑर्डरिंग सीबीआई इन्वेस्टिगेशंस, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करने के, कि भाई सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी। मतलब एक केस आया, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, कोर्ट ने बोला भाई ठीक है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करो। दूसरा केस आया, हमें समझ नहीं आया, उन्होंने बोला चलो ठीक है इसकी भी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करो। जो आ रहा है
तो आप मुंह उठा के बोल रहे हो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करो। तो ये जो जिस चीज़ का हवाला दिया है, कह रहे हैं विच वॉन्स, जो चेतावनी देता है अगेंस्ट, के विरुद्ध, किसके विरुद्ध, ऑर्डरिंग सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के आदेश करने के, एज अ मैटर ऑफ रूटीन, एक रूटीन के रूप में या रूटीन के मुद्दे के रूप में। रूटीन मतलब समझ रहे हो, मतलब एक आपने एक रूटीन ही बना लिया है। अभी जो मैंने आपको बात बोला, एक केस आया, हम बोल रहे हैं सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करो, दूसरा आया इसकी भी करो, तीसरा आया इसकी भी करो, तो इसको बोल दिया रूटीन। तो मैटर ऑफ रूटीन, आपने तो नियम ही बना लिया इसको, ठीक है। तो जो चेतावनी देता है ऑर्डरिंग सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के, कि भी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ है जो, कि भाई ये आप बोलते हो कि ये रूटीन का मैटर है, और मेरे लिए, और मात्र बिकॉज, और मात्र इसलिए कि अ पार्टी हैज़ लेवल्ड, कि एक पार्टी ने लेवल किया, मतलब लगाया है, सम एलिगेशन, कुछ आरोप अगेंस्ट द लोकल पुलिस, लोकल पुलिस के खिलाफ। यानी कि दो चीज़ें बहुत ध्यान से समझना, मुश्किल है मानता हूँ, बट समझना। पहला चीज़ इन्होंने बोला रूटीन, दूसरा इन्होंने बोला है कोई जो चार्जेस है ना, एलिगेशंस है, आरोप है, वो लेवल हुए, मतलब लगाए गए हैं। पार्टियां सब्जेक्ट है, हैज़ लगा है, लेवल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कह रहे हैं बिकॉज, क्योंकि एक पार्टी ने लेवल करे हैं, आरोप लगाए हैं किसी लोकल पुलिस के खिलाफ। तो कह रहे हैं ये दो चीज़ें हैं ना, एक तो आपने इसको रूटीन ही बना लिया, कोई भी केस आया सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करो, या फिर एक पार्टी ने आरोप लगा दिए लोकल पुलिस के खिलाफ, तो फिर से आपने क्या किया, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन दे दी। तो इस चीज़ की बात हो रही है, दो चीज़ों की। अब हिंदी आराम से निकाल लोगे। कह रहे हैं आयरोनिकली, विडंबनात्मक रूप से कोर्ट ने हवाला दिया इस चीज़ का जो चेतावनी देती है अगेंस्ट सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के आदेश का, ठीक है, और एक रूटीन के रूप में, या मात्र इसलिए कि एक पार्टी ने आरोप लगाए हैं लोकल पुलिस के खिलाफ। कोमा डाल के बोल रहे हैं अंडरमाइनिंग इट्स ओन रीजनिंग, जो अपने ही रीजनिंग को, अपने ही तर्क को कमज़ोर बनाती है, अंडरमाइन करती है। अंडरमाइन मतलब कमज़ोर बनाना। सिंपल हो गया। अब आप इसका आराम से मतलब समझ सकते हो आयरोनिकली का क्या था। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या किया, इसने बोला सीबीआई जांच करो, और खुद ही कोर्ट, ये जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये खुद ही कह रही है कि ये वाला जो भी ये मैटर है, ये खुद बोलता है कि भाई ऐसा नहीं है कि मुंह उठाओगे और रूटीन के रूप में आप सीबीआई इन्वेस्टिगेशन दे दोगे, या किसी ने आरोप लगा दिया किसी लोकल पुलिस के या किसी के खिलाफ तो आप सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर दोगे। खुद ही कह रही है कि ऐसे मुंह उठाकर सीबीआई जांच नहीं करनी, और खुद इन्होंने सीबीआई जांच दे दी। तो खुद मना कर रही है और खुद क्या कर रही है, सीबीआई जांच कर रही है। तो ये क्या हो गया, आयरनी हो गया ना, विडंबना होगी। तो इसलिए यहाँ पर आयरोनिकली लिखा है। और यहाँ अंडरमाइन रिजल्ट बता रहा है कि जो जिससे मतलब जो कमज़ोर बनाता है इट्स ऑन, अपने खुद के रीजनिंग यानी कि तर्क को। नेक्स्ट वन, द ऑर्डर डिवोट्स कंसिडरेबल अटेंशन। जैसे हम बोलते हैं ना गिव अटेंशन, ये हो गया डिवोट अटेंशन, यानी कि वो ये गिव अटेंशन। ऑर्डर गिव्स अटेंशन, ये जो आदेश है ये अटेंशन देता है। कंसिडरेबल मतलब उल्लेखनीय रूप से, मतलब काफ़ी ज़्यादा। और अगर आप एक चीज़ और नोट करो, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, और डिवोट टाइम, डिवोट अटेंशन, ठीक है, किसी चीज़ में अपना पूरा समर्पण देना। तो ये ऑर्डर डिवोट करता है काफ़ी ज़्यादा अटेंशन को, टू किसकी तरफ, पुलिस इनएक्शन की तरफ, पुलिस की जो निष्क्रियता है उसकी तरफ, एंड क्राउड मैनेजमेंट फेलियर्स की तरफ। मतलब आदेश में एक तो पुलिस का एक्शन बताया गया, भाई पुलिस की तरफ से कोई भी क्रिया नहीं थी, निष्क्रिय थे पुलिस वाले, और क्राउड मैनेजमेंट का फेलियर था। तो इस पर ज़्यादा कंसिडरेबल अटेंशन दिया गया। दिया वैसे जाता है लिखा हुआ है यहाँ, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, दिया जाता है, बट आप हिंदी पास्ट में निकाल सकते हो बिकॉज ऑर्डर आ चुका है वो, तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है, तो डिवोट। तो इसमें इतना ध्यान दिया गया है। बट लेकिन मेक्स नो मेंशन, लेकिन इसमें मेंशन नहीं है, जिक्र नहीं है, के बारे में बात नहीं है। अब यहाँ पे मेक्स नो मेंशन मतलब जिक्र न करना। अब ये भी मेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डिवोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हिंदी पास्ट में निकाल सकते हो, लेकिन जिक्र नहीं है ऑफ किसका, द टीवी केज और लीडर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीवी के की और लीडर्स की जिम्मेदारियों का, इन ऑर्गेनाइजिंग द रैली, रैली को ऑर्गेनाइज करने में।
तो इन्होंने बोल दिया भी पुलिस का इनएक्शन था, क्राउड मैनेजमेंट का फेलियर था, लेकिन इन लीडर्स की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का मेंशन नहीं है। नेक्स्ट, द कोर्ट मे बी सीन, कोर्ट को देखा जा सकता है एज प्री जजिंग, प्री जजिंग के रूप में, यानी कि पहले से ही फैसला कर रखा हो, जैसे हु वॉज एट फॉल्ट, की गलती किसकी थी। तो कह रहे हैं देखा जा सकता है कि भाई कोर्ट जैसे पहले से ही उसने फैसला कर रखा था कि गलती किसकी थी। द कोर्ट में भी सीन, कोर्ट को देखा जा सकता है एज प्री जजिंग, कि उसने पहले से ही सोच रखा था ऐसे के रूप में, हु वॉज एट फॉल्ट, की गलती किसकी थी। इट नोट्स, इसमें यह भी बताया गया, इट मतलब ऑर्डर में, नोट का मतलब यहाँ बताने से है, मतलब नोट उसमें ऑर्डर में लिखा था, तो ऑर्डर नोट्स, ऑर्डर में ये भी बताया गया दैट की द टीवीके वॉज नॉट मेड अ पार्टी, टीवीके को एक पार्टी नहीं बनाया गया, यानी कि पक्ष नहीं बनाया गया इन द हाई कोर्ट प्रोसीडिंग्स, हाई कोर्ट की सुनवाई में, कार्यवाही में, सुनवाई नहीं कहेंगे, प्रोसीडिंग्स हो गया कार्यवाही में। तो ये जो टीवीके है वॉज नॉट मेड अ पार्टी, इसका नाम ही नहीं था मतलब सुनवाई में। येट फिर भी, डज नॉट कंसिडर, ये कंसिडर नहीं करता है, इट यहाँ पे इसका भी सब्जेक्ट है, तो इट डज नॉट कंसिडर, लेकिन ये विचार नहीं करता है, मतलब ये जो ऑर्डर है इसमें विचार नहीं किया गया, ऐसा बोल सकते हो। वट दिस कुड मीन, इसका क्या मतलब हो सकता है फॉर अ बैलेंस्ड इंक्वायरी, एक संतुलित जांच के लिए। अब हिंदी ध्यान से देखना, इट नोट्स, यह बताता है, ऐसे ही इट डज नॉट कंसिडर, यह कंसिडर नहीं करता है, मतलब उस पर विचार नहीं करता है। हिंदी पास्ट में भी निकाल सकते हो, इट नोट्स, इसमें बताया गया कि, और यहाँ बोल सकते हो इट डिड नॉट कंसिडर, यानी कि इसमें विचार नहीं किया गया, किस पर, व्हाट दिस कुड मीन, इसका क्या मतलब हो सकता है। यहाँ कुड आ रहा है, संभावना को बता रहा है, दिस यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है, और व्हाट यहाँ पे सेंटेंस को जोड़ रहा है, कंजंक्शन है, क्या का मतलब, और यहाँ डज प्रेजेंट में लिखा हुआ है बट है ये पास्ट में। नेक्स्ट वन, फॉलोइंग द इंटरिम ऑर्डर, अंतरिम आदेश के बाद, फॉलोइंग मतलब के बाद। इट इज़ अनक्लियर, ये अस्पष्ट है, मतलब ये स्पष्ट नहीं है। व्हाट रिमेन्स टू बी एडजुडिकेटेड, कि किस पर फैसला लिया जाना है। अनक्लियर एडजेक्टिव हो गया। व्हाट रिमेन्स टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा लेसन है टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का, वर्कबुक पार्ट 3 का आपके सामने है, एक्यूरेट वैसे ही लिखा हुआ है। तो फॉलोइंग द इंटरिम ऑर्डर, अंतरिम आदेश के बाद, इट इज़ अनक्लियर, यह स्पष्ट नहीं है, व्हाट कि क्या, रिमेन्स रहता है, टू बी एडजुडिकेटेड, किस पर फैसला लिया जाना, एट द फाइनल स्टेज, फाइनल स्टेज पर, अंतिम चरण में। इट रिमेन्स टू बी सीन, यह देखा जाना रहता है, अगेन देखो वही चैप्टर आ रहा है, रिमेन्स टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यह देखा जाना रहता है, हाउ कैसे, द कोर्ट विल एड्रेस एलिगेशंस, कोर्ट आरोपों को कैसे एड्रेस करेगा, संबोधित करेगा या उन पर विचार करेगा। दैट की वन पिटिशनर वॉज अनअवेयर ऑफ द पिटिशन, एक जो याचिका करता है वो अनअवेयर था, उसको पता नहीं था याचिका का, कौन सी याचिका, फाइल्ड इन हिज नेम, जो उसके नाम पे फाइल की गई, मतलब एक व्यक्ति के नाम पे एक याचिका डाल दी और उस व्यक्ति को पता ही नहीं कि उसका नाम उस याचिका में है, तो ऐसे आरोप हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं इट रिमेन्स टू बी सीन, देखा जाना रहता है कि कोर्ट कैसे संबोधित करेगा आरोपों को, मतलब कैसे हैंडल करेगा, कैसे मैनेज करेगा, कि वन पिटिशन वॉज अनअवेयर, एक याचिकाकर्ता को पता ही नहीं था पिटिशन का, कौन सी पिटिशन, फाइल्ड इन हिज नेम, जो उसके नाम पर फाइल की गई, एंड दैट अनदर लिटिगेंट, और दूसरा लिटिगेंट, लिटिगेंट मतलब कौन होता है, मामला दर्ज करने वाला, वही याचिकाकर्ता, उसका सिनोनिम है ये, ठीक है, लिटिगेंट, अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा। और दूसरी तरफ कह रहे हैं एंड दैट, और की जो एक और लिटिगेंट है, इज नॉट अ रियल रिप्रेजेंटेटिव, और वो एक रियल प्रतिनिधि नहीं है ऑफ अ चाइल्ड विक्टिम का, मतलब एक चाइल्ड जो पीड़ित हुआ इस भगदड़ में, तो उसकी तरफ से रिप्रेजेंट करने वाला कोई व्यक्ति है। तो कह रहे हैं लेकिन ये जो लिटिगेंट है दूसरा, ये तो रियल रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है चाइल्ड विक्टिम का, तो अब कोर्ट कैसे मैनेज करेगा ये देखना बाकी है, ठीक है, इसलिए लिखा इट रिमेन्स टू बी सीन, ये देखा जाना बाकी है। और कौन लिटिगेंट, हु अबैंडन्ड, जिसने त्याग दिया था, हिज फैमिली, अपने परिवार को, ईयर्स अगो, सालों पहले। हु या रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज किया गया लिटिगेंट के लिए, अबैंडन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, अबैंडन मतलब होता है त्यागना। अभी रह गया लास्ट हमारा
सेंटेंस, इसमें वर्ड मीनिंग देख लो। पहला आ गया मेक नो मेंशन, कोई जिक्र न करना। कंसिडरेबल मतलब काफ़ी मात्रा में, अत्यधिक या उल्लेखनीय। डिवोट अटेंशन मतलब ध्यान देना। इनएक्शन मतलब निष्क्रियता, जिसमें आप कोई कार्यवाही नहीं कर रहे। नेक्स्ट आ गया प्री जजिंग, जो पहले से ही फैसला करके रखा हुआ हो। देन प्रोसीडिंग्स, कार्यवाही। कंसिडर इज विचार करना। मीन मतलब होना। बैलेंस्ड इंक्वायरी, संतुलित जांच। फॉलोइंग के बाद, इंटरिम ऑर्डर अंतरिम आदेश। अनक्लियर अस्पष्ट। रिमेन मतलब जो रहता है। एडजुडिकेट फैसला लेना। एड्रेस संबोधित करना। एलिगेशंस आरोप। पिटिशनर याचिकाकर्ता। अनअवेयर जागरूक ना हो जो। पिटिशन इज याचिका। लिटिगेंट शिकायतकर्ता, शिकायत करने वाला। अबेंडन इज त्यागना। रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि। और विक्टिम इज पीड़ित। नाउ लास्ट सेंटेंस, जस्टिस रिक्वायर, जो न्याय है, रिक्वायर्स इसको जरूरत होती है। अफिक्सिंग क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक स्पष्ट जिम्मेदारी अफिक्स करने की, तय करने की, देने की। टू डिटर क्योस, अराजकता को रोकने के लिए। डिटर मतलब होता है रोकना, क्योस मतलब उथल पुथल। तो कह रहे हैं जस्टिस को जरूरत होती है रोकने के लिए अराजकता को, किस चीज की? क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी को तय करने की। नॉट प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग्स की जरूरत नहीं होती, मतलब कार्यवाही की जरूरत नहीं होती। दैट, जो, मडी, जो धूमिल कर दे अकाउंटेबिलिटी को, यानी कि जवाबदेही को। समझ में आया ये क्या था? कह रहे हैं जो न्याय है, जस्टिस है, तो इस न्याय को अगर ये अराजकता जो है, उथल पुथल जो है, इसको अगर डिटर करना है, अगर रोकना है, तो कह रहे हैं इसको जरूरत होती है एक क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी को तय करने की या फिक्स करने की। इसको कोई प्रोसीडिंग की जरूरत नहीं होती। कौन सी प्रोसीडिंग? दैट, जो, दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन। मडी यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है। मडी मतलब होता है कीचड़ वाला, और यहाँ पे मडी मतलब वर्ब धूमिल करना। तो कह रहे हैं कार्यवाही की जरूरत नहीं होती जो धूमिल कर दे अकाउंटेबिलिटी को, यानी कि जवाबदेही को। सिंपल। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल। थोड़ा डिफिकल्ट था बट स्टिल हमने रीड किया। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जिनको इंग्लिश सीखना है वो डाउनलोड कर लो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। थैंक यू सो मच। और सब्सक्राइब जरूर करना, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना। और अगर नोटिफिकेशन नहीं आती तो अपने आप यहाँ पर आकर वीडियो वॉच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।